हाय एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस किस किंगडम ने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ने से रोका, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पूरे रूल में जितना भी टाइम पीरियड रहा है, इसने जो है वो कई सारे क्वार्टर्स पर रेजिस्टेंस फेस किया। क्वार्टर मतलब होता है अलग अलग रीजन्स, अलग अलग किंगडम्स ने इसको रेजिस्ट किया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो कई सारे किंगडम्स ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत के नेट में आए, यानी कि दिल्ली सल्तनत ने उनको कब्जा लिया था। लेकिन जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसने ईस्टर्न गंगा किंगडम को कब्जाने में वो हो गई फेल। और ये ईस्टर्न गंगा किंगडम कलिंग का किंगडम था। हमने मैप देखा था ना हमारी बुक का, यहाँ पर ये जो किंगडम है ये तुगलक डायनेस्टी का किंगडम है, ये लोधी डायनेस्टी का है ना। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, ये है ईस्टर्न गंगा टेरिटरी, नरसिम्हा देव के अंडर में है यहाँ पर। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ना, ये इसको कलिंग बोला जाता था उस टाइम पर। कलिंग में आज के टाइम के उड़ीसा आता है और कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, ये उड़ीसा हो गया। थोड़ा सा झारखंड का भी पार्ट आता है और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आता है। देखो दोनों मैप को कंपेयर करके देखो, ये इतना एरिया है और ये इतना एरिया, इसी तरीके से ही तो है ना। तो वेस्ट बंगाल का पार्ट, झारखंड का पार्ट, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट, उड़ीसा का पार्ट, पूरा उड़ीसा कह सकते हैं हम, और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ये कलिंग में आते थे। तो इसी ईस्टर्न गंगा टेरिटरी को कब्जाने में जो दिल्ली सल्तनत है वो फेल हो जाती है। ये बात मैंने बता ही दी कि कलिंग में प्रेजेंट डे उड़ीसा आता है, बंगाल का कुछ पार्ट आता है और आंध्र प्रदेश का पार्ट आता है। तो इसी ईस्टर्न गंगा किंगडम का एक रूलर था जिसका नाम था नरसिम्हदेव वन। ये मिड 13th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। मिड 13th सेंचुरी, देखो 13th सेंचुरी का मतलब है 1200 से लेकर 1300 तक का टाइम पीरियड है ना। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा लगभग 1250 का, और इसी 1250 के आसपास में नरसिम्हदेव जो है वो रूलर बनता है। हमने उस मैप में यहाँ पर जो देखा था, ये जो ईस्टर्न गंगा टेरिटरी है, ये 1264 की तो कहानी यहाँ पर बताई जा रही है ना। तो 1264-1250 के आसपास में है, तो हम इसको मिड 13th सेंचुरी बोल सकते हैं, राइट। और नरसिम्हदेव वन को और जो है नरसिंहदेव वन भी लिखा जाता है। तो नरसिम्हदेव वन जो हैं ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, मतलब इनकी सेना जो थी वो काफ़ी मजबूत सेना थी, और कल्चरल ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने जो है वो मंदिर वगैरह बनवाए थे काफ़ी अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे इंड्रोट्स यानी कि जो अटैक हो रहे थे दिल्ली सल्तनत की तरफ से, उसको तो इन्होंने रोका ही, उनको रिपेल किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो एक गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको भी हराया था। अब ये गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे आज के टाइम पर इंडिया का हेड कौन होता है, इंडिया का हेड होता है पीएम, है ना। लेकिन पीएम पूरी कंट्री को अकेले तो नहीं संभाल सकता, तो अलग अलग स्टेट्स हैं और स्टेट्स का हेड कौन होता है, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के अंदर में एक सुल्तान आता था, लेकिन ये सुल्तान अकेला तो नहीं संभाल सकता था ना। तो इसने अलग अलग गवर्नर अपॉइंट किए अलग अलग रीजन के, जैसे कि एक रीजन है बंगाल, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको हराया किसने, नरसिम्हदेव वन ने हराया, है ना। तो अपनी इन्हीं विक्ट्रीज को कमेमोरेट करने के लिए, मतलब कि एक मार्क करने के लिए कि मैंने जो है ये सारी जीतें की हैं, दिल्ली सल्तनत को हराया है, मतलब दिल्ली सल्तनत को नहीं, उसके बहुत सारे आक्रमण को रोका है और बंगाल के गवर्नर को हराया है। तो इन्हीं विक्ट्रीज के लिए नरसिम्हदेव वन ने सूर्य टेम्पल बनवाया था, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है, इसे सन टेम्पल भी बोलते हैं, और ये कोणार्क में लोकेटेड है। कोणार्क कहाँ पर, प्रेजेंट डे उड़ीसा में, ठीक है। इस मंदिर को हम देखें अगर, तो ये आप देख पा रहे हो, यही है कोणार्क सन टेम्पल। तो इतना बड़ा ये मंदिर है, बनवाया किसने इसको, नरसिम्हदेव वन ने बनवाया है, जो कि कलिंग का राजा था, ठीक है। याद रखना है कि कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया है। अब आगे हम आ जाते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये नरसिम्हदेव वन की स्टैचू है, ये जो बीच में बैठे हुए हैं, और इनके आसपास में इनके स्लेव्स हैं, म्यूजिशियंस वगैरह हैं, तो उनकी ये मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुगलकों के टाइम पीरियड पर मुसुनुरी नायक्स थे। ये मुसुनुरी नायक कौन थे, ये तेलुगु चीफ्टन्स थे। चीफ्टन मतलब कि छोटे छोटे चीफ हम जिन्हें बोल सकते हैं, मुखिया होते हैं जो एक जगह के। तो साउथ इंडिया में एक जगह पे मुसुनुरी नायक नाम के कुछ चीफ्टन्स थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, 75 और चीफ्टन्स को इन्होंने इकट्ठा किया, उनको रैली किया, मतलब कि उनके साथ में एक ग्रुप बनाया, एक कॉन्फेडरेसी बनाई। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग रूलर्स होते हैं ये एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं
क्योंकि इनका एक कॉमन एनिमी होता है। और इन लोगों का कॉमन एनिमी कौन था? दिल्ली सल्तनत थी, है ना। दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ रही थी, तो उसी को रोकने के लिए मुसुनुरी नायक ने क्या किया था, एक कॉन्फेडरेसी बनाई और छोटे छोटे प्रोविंसेस को हराया और दिल्ली सल्तनत को भी हराया, दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस को हराया, जो सेना साउथ की तरफ जो बढ़ रही थी उसको हराते हैं ये। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी उसको वारंगल से इन्होंने भगा दिया। 1330 से 1336 की बात है ये। उस टाइम पर जो प्रेजेंट डे तेलंगाना था उसे ही वारंगल बोलते थे। तो वहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को इन्होंने खदेड़ के रख दिया। तेलंगाना कहाँ पर है? देखो ये आप देख पा रहे हो बीचों बीच में जो लोकेटेड है साउथ इंडिया में, ये ही होता था वारंगल, जो आज के टाइम पर तेलंगाना है। तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को जो मुसुनुरी नायक थे, इन्होंने जो कॉन्फेडरेसी बनाई थी, उन लोगों ने हरा दिया था, भगा दिया था। तो सवाल ये है कि क्या ये एक इजी टास्क होता था कि जो 75 लीडर्स हैं उनको एक साथ में लेकर आया जाए? और उस टाइम पर हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं, लगभग 1330 की बात कर रहे हैं। तो जवाब है कि इजी टास्क नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अलग अलग रूलर्स हैं, छोटी छोटी जगह के रूलर्स हैं, उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, है ना। सभी लोग इंडिपेंडेंट रूलर हैं, वो क्यों किसी के साथ में जो है वो इकट्ठा होंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जाएंगे, ये होता था उस टाइम पर। लेकिन सभी का एक कॉमन एनिमी था जो कि थी दिल्ली सल्तनत। तो इसी कॉमन एनिमी को हराने के लिए सभी लोग एक साथ में आए, एक साथ में इकट्ठा हुए। ठीक उसी तरीके से जैसे जो ब्रिटिशर्स थे जब भारत पर राज कर रहे थे, तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग थे, लेकिन सभी लोग इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी था, वो थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो उनको भगाने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। इसी तरीके से मुसुनुरी नायक्स ने अपनी लीडरशिप में 75 लीडर्स को इकट्ठा किया था, इसी दिल्ली सल्तनत को भगाने के लिए, इनको मतलब आगे ना बढ़ने दिया जाए इसके लिए। ठीक है, तो हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साउथवर्ड अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा था, और इसका जो गुलाम था मलिक काफूर, वो साउथ की तरफ जा रहा था, है ना। क्यों जा रहे थे साउथ की तरफ? क्योंकि साउथ जो था वो काफ़ी वेल्दी था, काफ़ी पैसा था साउथ में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर होयसलास जो थे वो सदर्न इंडिया पर, उसके कुछ पार्ट पर रूल कर रहे थे, जो मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटक का पार्ट है। ये फिगर 2.3। तो हाँ, यहाँ पर ये जो पार्ट है सदर्न इंडिया का, यहाँ पर होयसलास रूल कर रहे थे, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साउथवर्ड बढ़ रहा था, उस टाइम की बात है ये। तो 1300 की बात है जब होयसल जो हैं वो साउथ इंडिया पर रूल कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई सारे अटैक्स को रोका और साउथ के एक लौते इंडिपेंडेंट किंगडम बने रह गए ये। बाकी सब तो दिल्ली सल्तनत में मिक्स हो गए थे, दिल्ली सल्तनत ने सबको हरा दिया था, लेकिन जो होयसलास थे वही एक लौते इंडिपेंडेंट किंगडम रह गए जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं आए। लेकिन जो होयसल किंगडम था ना, ये जो अटैक्स हो रहे थे दिल्ली सल्तनत की तरफ से, इसके अलावा इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जैसे मान लो एक राजा है, ठीक है, इस राजा के कई सारे बेटे होंगे, तो सभी लोग कौन होंगे? प्रिंस होंगे। ठीक है, तो राजा के मरने के बाद अब जो अगला राजा बनेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके बारे में जो है वो सभी बेटों में लड़ाई चलेगी। तो वो जो लड़ाई जो चलेगी ना, वही होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि राज्य के अंदर ही एक वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो ये अच्छी नहीं होती है। तो एक तो बाहरी अटैक हो रहे हैं और दूसरी बात इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इससे जो होयसला किंगडम था वो वीक होने लगा। अब जब वीक होने लगा तो डिक्लाइन हुआ और मिड 14th सेंचुरी में इसको विजयनगर अंपायर ने अपने में मिला लिया, चूँकि बहुत साउथ में था। देखो यहाँ पर विजयनगर अंपायर का मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पर होयसलास थे, है ना, और होयसलास वीक होने लगते हैं। तो फिर विजयनगर अंपायर जो है ये बिल्कुल साउथ में, लगभग पूरा साउथ इंडिया यहाँ पर कवर हो रहा है, इतना बड़ा था विजयनगर अंपायर। तो होयसलास भी इसी में मिक्स हो जाते हैं, ये अपने आप में मिला लेता है विजयनगर अंपायर। अब ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये होयसलास ने बनवाई है। और जो होयसलास थे ना, इन्होंने बहुत शानदार मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि बेलूर का मंदिर और हलेबिदु का मंदिर। ये जो है वो बेलूर के मंदिर से एक फ़ोटो दी गई है, और इस फोटो के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम मंदिर देख लेते हैं, टेम्पल्स देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है बेलूर का टेम्पल। इसका जो नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो एक स्टार शेप प्लेटफॉर्म है, जैसे ऐसे करके स्टार बनता है ना, तो ये वाली जो पार्ट होता है, ऐसे ही कई सारे इस तरीके से
एक स्टार लाइक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उस पर ये मंदिर बना हुआ है, बेलूर का जो टेम्पल है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो हालेबिदु टेम्पल है ये भी स्टार प्लेटफॉर्म पर ही बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर जो है स्टार के जो कोने होते हैं वो निकले हुए हैं। तो बेलूर का टेम्पल, हालेबिदु टेम्पल, ये किसने बनवाए हैं? ये होयसलाज ने बनवाए हैं। मंदिर देख पा रहे हो आप कितने एकदम शानदार हैं ना। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह बनाने की जो कला होती है ना, इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उस टाइम पर जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी अच्छा होता था और जो पुराने पुराने मंदिर हैं, जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वो ऐसे ही एकदम शानदार देखने को मिलेंगे। तो अब इस स्कल्पचर की बात कर लेते हैं। तो फिगर 2.9 है ये। इसमें एक स्टोरी बताई गई है होयसलाज के एम्बलम की। एम्बलम मतलब जैसे अपना इंडिया का नेशनल एम्बलम है क्या, जो लायन कैपिटल है। तो इंडिया का नेशनल एम्बलम ये आप देख पा रहे हो, जो लायन कैपिटल है, 4 लायन है एक दूसरे से लगी हुई, एक सामने, एक इधर और एक इसके पीछे। तो जैसे ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी तरीके से होयसलाज का नेशनल एम्बलम होता था। ये जो फोटो है इसमें क्या दिखाया गया है पता है? इसमें एक कन्नड़ फोकलोर है। कन्नड़ एक लैंग्वेज है। तो फोकलोर क्या होता है? लोगों की जो पुरानी कहानियाँ होती हैं, जो वो अपनी जनरेशन्स को सुनाते आते हैं, काफ़ी लंबी, काफ़ी पुरानी जो कहानियाँ होती हैं वो होती है फोकलोर। इस फोकलोर में एक स्टोरी बताई गई है, साला की स्टोरी। ये साला एक यंग मैन था, एक वॉरियर टाइप हम बोल सकते हैं, जो कि एक लायन से लड़ा था अपने गुरु को बचाने के लिए। क्या हुआ था कि ये जो गुरु थे ये जंगल में गए थे, तो जंगल में शेर आ जाता है, इन पर एकदम से अटैक कर देता है। तो ये गुरु बोलते हैं कि होए साला, जिसका कन्नड़ में मतलब होता है, होए का मतलब होता है स्ट्राइक यानी कि मारो, और साला का मतलब, साला तो इसका नाम है ही। तो जब शेर इन पर अटैक करने आता है तो ये बोलते हैं कि होए साला, यानी कि साला तुम इस शेर को जल्दी से मारो। तो इस फोटो में यहाँ पर ये जो हैं ये साला हैं और ये शेर है, और इसको ये मारते हुए दिखाए गए हैं। ये तलवार दिख रही है, ये शेर को मार रहे हैं। तो उसी कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है और इसीलिए इस डायनेस्टी का जो नाम है वो पड़ा है होयसला। ठीक है, अब समझ में आया कि होए का मतलब क्या है, स्ट्राइक, और साला एक वॉरियर का नाम है। तो इस तरीके से एक तो होयसला डायनेस्टी का नाम पड़ता है और दूसरी बात इसका जो एम्बलम है वो भी इसी कहानी से आता है, इस डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। अब दिल्ली सल्तनत ने जो है वो अलग अलग सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत इमर्ज हो रही थी, उनसे रेबेलियन फेस किया। मतलब ये अलग अलग रीजनल सल्तनत दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में लड़ाई कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल बहमनी सल्तनत जो है ये मिड 14th सेंचुरी में राइज होती है और दक्कन के पार्ट को रूल करती है। देखो इसका भी यहाँ पर मैप है, एक तो नीचे विजयनगर एम्पायर है और एक बहमनी सल्तनत यहाँ पर देकर रखी है। तो ये तो विजयनगर एम्पायर है साउथ में, और ये वाला जो एरिया है इसको हम दक्कन बोलते हैं इंडिया का। तो इसी दक्कन वाले पार्ट पर कौन रूल कर रहा था? दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी, है ना। दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, बहमनी और विजयनगर एम्पायर। तो बहमनी सल्तनत तो दक्कन में थी, इसके अलावा गुजरात में भी जो है वो पावरफुल सल्तनत इमर्ज होती है, बंगाल में भी सल्तनत अलग से इमर्ज होती है, और बहुत सारे रीजन में अलग अलग किंगडम्स इमर्ज होने लगते हैं, जिससे अलाइंसेस बनने लगती हैं। जैसे हमने मुसुनरी नायक का देखा ना कि उन लोगों ने एक अलायंस बनाई, एक कन्फेडरेसी बनाई और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में लड़ाई छेड़ दी। उसी तरीके से ये अलग अलग रीजनल सल्तनत जो थी अलायंस बना रही थी और वॉर छेड़ रही थी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में। और राजस्थान के जो कुछ पार्ट थे वो भी दिल्ली सल्तनत की रीच से बाहर रहते हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत राजस्थान के कुछ पार्ट को कब्जा नहीं पाती। जैसे कि 15th सेंचुरी में इसने बहुत कड़ा रेजिस्टेंस झेला राणा कुंभा की तरफ से। राणा कुंभा मेवाड़ किंगडम के रूलर थे। मेवाड़ किंगडम कहाँ पर था? राजस्थान का ही एक किंगडम रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हो रेड कलर में, यही है मेवाड़ किंगडम, जो राजस्थान का कुछ पार्ट है। इसके अलावा एमपी का भी यहाँ पर कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग सल्तनत भी दिखाई गई हैं, जैसे बंगाल सल्तनत है यहाँ पर गुजरात सल्तनत है ना, और खानदेश सल्तनत। अलग अलग सल्तनत जो है देखो, गोलकोंडा सल्तनत, बिदर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, विजयनगर एम्पायर था ही। ये सभी लोग दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में लड़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे। तो राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ किंगडम के ही रूलर थे और इन्होंने लेटर सुल्तान जो थे इनके इन्वेजन्स को सक्सेसफुली रिपेल किया। इनके इन्वेजन्स को इन्होंने पीछे लौटा दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत राजस्थान को कब्जा नहीं पाई। ठीक है, तो राणा कुंभा इनके नाम के आगे राणा लगा हुआ है
तो राणा जो है वो एक टाइटल होता था जो कि राजपूत किंग्स यूज़ करते थे। जैसे सुल्तान एक टाइटल होता है जो मुस्लिम किंग्स ने लिया था, ठीक है, मिडिएवल पीरियड में, उसी तरीके से राणा एक टाइटल होता है जो कि राजपूत किंग्स जो थे वो लेते थे। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट का एक व्यू दिखाया गया है अरावली हिल्स में। सबसे पहले अरावली हिल्स जानो कहाँ है, क्योंकि हम हिस्ट्री भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ज्योग्राफी भी तो जानना ज़रूरी है ना। हमें पता ही नहीं होगी कोई लोकेशन तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये है इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप। यहाँ पर इस तरीके से हिमालयास फैले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से अरावली फैली हुई है, अरावली हिल्स जो हैं। अरावली के वेस्ट में जब देखोगे तो यहाँ पर थार डेजर्ट मिल जाएगा जो कि राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे पहाड़ हैं भारत में, ये हैं विंध्यास, ये हैं सतपुड़ास, ये सब पहाड़ हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट पर हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये टूटे हुए हैं, ये एकदम कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये इस तरीके से फिर बीच में गैप है, फिर यहाँ पर पहाड़ हैं, फिर यहाँ पर पहाड़ हैं, इस तरीके से ईस्टर्न घाट्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे और पहाड़ हैं। और ये वाला आप देख पा रहे हो जो रीजन, ये है दक्कन प्लेटू, ठीक है। यहाँ पर किसने रूल किया था, बहमनी सल्तनत ने। तो जो मेवाड़ किंगडम था वो इतने ही तो रीजन में फैला हुआ था ना, और यहाँ पर अरावली भी आती है। तो इसी अरावली पर इन लोगों ने जो है वो कई सारे फोर्ट बनाए, जो किले होते हैं वो बनाए, जिसका एक मतलब एक किले का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये जो नीचे है ये पहाड़ है, अरावलीज हैं, और इसके ऊपर में ये बना हुआ है फोर्ट। इसका एक और फोटो है मेरे पास, ये देख पा रहे हो। इसके सारे आसपास में जो है वो सब पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर फोर्ट बना हुआ है। और ये जो है ये लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई है, जो इनकी 36 किलोमीटर की एक लंबी दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे मेंशन होगा, ये रहा 36 किलोमीटर की जो लंबी वॉल है, ये इन लोगों ने बनवाई थी। किसने, कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था। तो राणा कुंभा ने ही 36 किलोमीटर की जो लंबी दीवार है वो बनवाई थी, और 15वीं सेंचुरी में अरावली हिल्स पर बनवाई थी, ठीक है। और इस किले ने, जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसने एक स्ट्रांग होल्ड के रूप में सर्व किया, यानी कि एक गढ़ के रूप में या किला ही बोल सकते हैं हम इसे, और एक स्ट्रांग सेंटर इनका बन गया ये मेवाड़ के रूलर्स के लिए। और मेवाड़ का जो किंगडम है वो एक राजपूत किंगडम ही है, ठीक है। राजपूत किंगडम सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ टुडेज राजस्थान वहाँ पर रहा है। राजस्थान का सेंट्रल और सदर्न पार्ट समझ रहे हो ना। देखो, नहीं समझ पा रहे हो तो मैप में मैं दिखा दूँ। इंडिया का मैप जो है ये रहा राजस्थान अपना, ठीक है। हमने दिशा देखना सीखी थी, ऊपर वाली होती है नॉर्थ, इसके अपोजिट में साउथ, इधर होती है ईस्ट, और इधर होती है वेस्ट। तो ये जो पूरा राजस्थान का मैप है, यहाँ पर इसके बीच वाला एरिया और राजस्थान के साउथ वाला एरिया है ना, यहाँ पर क्या है, मेवाड़ किंगडम है, या जो कुंभलगढ़ फोर्ट वगैरह है। मतलब जो राजपूत लोग थे, राजपूत किंगडम था, उन लोगों ने राजस्थान के पार्ट पर रूल किया है, सीधी सी बात है, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है यहाँ पर फॉरेस्ट से ये सराउंडेड है, चारों तरफ फॉरेस्ट इसके हैं, स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप यानी कि एकदम खड़े खड़े पहाड़, ये जैसे पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ किस तरीके से झुका हुआ है, कैसा इसका ढलान है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इस तरीके का आप देख पा रहे हो, ये है बिल्कुल स्टीप स्लोप है ना। और इस तरीके का ये जो होता है, तो ये वाला जो है ये स्लोप है, और इसको हम स्टीप स्लोप नहीं बोलेंगे, ये एकदम ग्रेजुअल स्लोप है, धीरे धीरे ऊपर जो है जा रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर एकदम से खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसे ही स्टीप स्लोप हुआ करते थे, फॉरेस्ट हैं इसके चारों तरफ में। तो इसकी जो 36 किलोमीटर की जो दीवार है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल्स है वर्ल्ड में। जैसे आपने चाइना की ग्रेट वॉल सुनी होगी, है ना, उसी तरीके से भारत में भी ग्रेट वॉल है, और ये है कुंभलगढ़ फोर्ट की, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाई डू यू थिंक सच लोकेशंस, मतलब कि ये जो पहाड़ों पर दुर्ग बनाना या किले बनाना, ये क्यों चूज़ किया जाता था कई सारे मिडिएवल फोर्ट्स के लिए, मिडिएवल टाइम के फोर्ट के लिए बात हो रही है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्यों चुनते थे। तो इसके प्रॉस भी बताओ, कॉन्स भी बताओ। प्रॉस यानी कि जो भी फ़ायदे होते थे, एडवांटेज होते थे वो बताने, और कॉन्स यानी कि जो भी नुकसान होते थे वो हमें बताने हैं। तो पहला फ़ायदा होता था नेचुरल सिक्योरिटी का, मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही, नेचर ने ही दे दी है। हिल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, स्टीप स्लोप है, इससे जो दुश्मन होगा उसके लिए चढ़ना मुश्किल होगा, और जब तक वो आएगा तब तक किले के लोगों को पता चल जाएगी, तो वो लोग तैयार रहेंगे, है ना। इसीलिए हम दूसरी बात बोल सकते हैं, अर्ली वार्निंग इससे मिल जाती है। तो ये सब प्रॉन्स में आते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी दूर तक रहती है, इतनी ऊंचाई से ये लोग काफ़ी दूर तक देख पाएंगे।
यहाँ से आप सोच के देखो, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके आसपास में जो है सब नीचा नीचा है। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको पूरा ये एरिया दिखाई देगा, है ना। तो पता चलेगा कि कौन हम पर हमला करने आ रहा है, कितनी बड़ी सेना आ रही है, हमें क्या क्या जो है पहले से प्रिपेयर करना होगा। तो ये सारे तो प्रॉज हो गए, फ़ायदे हो गए। अभी इसके कॉन्स क्या होते हैं इतनी ऊंचाई पर किले बनाने के? तो नुकसान इसके कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि खाना वगैरह जो होता है, पानी होता है और हथियार वगैरह जो होते हैं, उनकी सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और इस किले में यहाँ पर अपने आप तो खाना, पानी, वेपन्स पैदा नहीं हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो दिक्कत होती है। दूसरी बात, आइसोलेशन हो जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला होना। जब इतने बड़े इलाके में एक अकेला किला है, तो अगर इन पर कोई हमला हुआ, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया, तो इनको जल्दी हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, है ना। तीसरी बात है हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस मतलब कि जो नेचर है उसका जो मतलब हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट वगैरह, क्लाइमेट वगैरह यहाँ पर सूटेबल नहीं होता। इन यहाँ हिल्स पर जो है वो वेदर टफ होता है, तो सोल्जर्स के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात, अगर इनको घेर लिया गया, सराउंड कर लिया गया, तो क्या हो जाएगा? तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर खाना, पानी कहीं से लाने की जुगाड़ होगी नहीं। और मान लो ये बीच में किला है और इसके चारों तरफ दुश्मन बैठ गया है, घेर लिया है इसको, तो अब इनके पास में जो भी स्टॉक होगा ये उसका तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये दुश्मन जा ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? इनके पास में कभी ना कभी खाना पानी ख़त्म होगा, तो ये हार जाएंगे। तो ये फिर क्या रहता है, ये सब कॉन्स हैं, ये सब इनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिसएडवांटेज रहती हैं। तो ये सारी बातें हो गई अलग अलग अम्पायर्स की, अलग अलग किंगडम की। जैसे कि हमने मुसुनरी नायक के बारे में पढ़ लिया, होयसलास के बारे में पढ़ लिया, विजयनगर अम्पायर के बारे में पढ़ा, बहामनी सल्तनत के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अलग अलग जो सल्तनत थी वो इमर्ज हो रही थी, जैसे कि गुजरात, बंगाल की सल्तनत, ठीक है। मेवाड़ किंगडम कहाँ पर था वो भी हमने देख लिया। कुंभलगढ़ फोर्ट देख लिया, और ये फोर्ट इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते थे उसके प्रॉस भी देख लिए और कॉन्स भी देख लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में अब हम पढ़ेंगे विजयनगर अम्पायर, और क्योंकि हमारी दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, एक एक पॉइंट हमने एकदम अच्छे से समझा है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, विजयनगर अम्पायर पढ़ेंगे जिसमें हम, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।